हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी आज की इंग्लिश पैडागोजी की फर्स्ट क्लास है। और आप तो जानते ही हैं, चाहे वो आप अपने राज्य का स्टेट टेट दे रहे हो, जैसे कि यूपी टेट, पंजाब टेट, एमपी टेट, असम टेट, हिमाचल टेट, तो आपको ये पता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर सी टेट की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंग्लिश का पोर्शन, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपके हम मार्क्स की बात करें, तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि अगर आप इंग्लिश पैडागोजी पढ़ते हैं तो ये सिर्फ आपके इंग्लिश में ही काम आएगी। अगर आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज पैडागोजी में, या फिर जो आपकी पैडागोजी होती है, ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ये पैडागोजी उसमें भी काम आती है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम लगभग 15 क्लासें लेंगे किसकी, इंग्लिश पैडागोजी की, जिसमें हम सभी जो क्वेश्चन होंगे आपके 200 एमसीक्यूज होंगे, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हम यहाँ पर अकेले जो भी सिंगल क्वेश्चन होगा उसको अच्छे ढंग से समझते हुए चलेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने हमारा इस वीडियो के एंड तक साथ बनाए रखना है और पूरे जोश के साथ हम जो भी कंसेप्ट होगा उसको अच्छे ढंग से समझते हुए चलेंगे। तो आपने क्या करना है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और दोस्तों, अगर लगता है आपको ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप इसको लाइक भी कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो भी यहाँ पर टीचर, यहाँ पर एक टीचर की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा हुआ है कि अ टीचर गिव्स अ पजल टू हर क्लास 8th स्टूडेंट एंड आस्क्स देम टू सॉल्व इट बाय स्पीकिंग आउट हाउ दे सॉल्व इट, वट इज द स्ट्रेटेजी टू नोन एज। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि एक टीचर होगा यहाँ पर, तो उन्होंने ना एक अपनी क्लास थी, जो भी उनके क्लास के जो भी स्टूडेंट थे, उन्होंने ना एक पजल टेस्ट दे दिया उनको कि भाई, कहा कि चलो आप क्या करना है, आपने इसको ऊंचा, मतलब कि लाउडली बोलते बोलते आपने ना इसको सॉल्व करना है। मतलब कि उनको कोई प्रॉब्लम दे दी, कोई उनको पजल दे दिया, तो उनको बच्चों को ऊंचा लाउडली बोलते बोलते क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो ये कौन सा मेथड है या फिर ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, तो इसमें आपको बताना है क्या ये पिक्चर मेथड है, सॉरी यहाँ पर क्या ये थिंक अलाउड प्रोटोकॉल है, लिसनिंग है, पिक्चर रीडिंग है, या फिर स्पीकिंग अलाउड है। तो सबसे हम लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर स्पीकिंग अलाउड, तो क्या ये हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ यार, यहाँ पर कुछ बोलने वाली बात तो कही जा रही है, तो शायद ये हो सकता है। तो अगर आपने ये सेशन नहीं देखा होगा तो आप बिल्कुल यही लगा कर आएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो पिक्चर रीडिंग हो सकती है क्या, पिक्चर रीडिंग कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर कोई पिक्चर दी हुई है इनको, ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ एक पजल दी हुई है, तो पजल में पिक्चर का क्या काम। तो ये पिक्चर रीडिंग वैसे होती क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि क्लास में जैसे कि शेर और चूहे की जो कहानी होती है, आपको याद होगा, तो उसमें सिर्फ एक पिक्चर ही दिखाई होती है। जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं तो वो सिर्फ एक फोटो को देखकर ही कुछ स्टोरी नरेट कर दी जाती है, या फिर बच्चा खुद ही समझने की कोशिश करता है। तो ये तो होती है पिक्चर रीडिंग, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर लिसनिंग की, तो यहाँ पर सिर्फ सुनने की बात कही जा रही है। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर पजल सॉल्व करने को दिया हुआ है ऊंचा ऊंचा बोलते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर होता क्या है अक्सर कि जो भी यहाँ पर आपके बच्चे देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक है कि जो भी बच्चा होगा वो जो कुछ भी ऑब्जर्व करेगा, जो भी कुछ वो सोचेगा, उसको वो ऊंचा ऊंचा, मतलब कि लाउडली बोलते बोलते वो जो सॉल्व वो करने की कोशिश करेगा। तो इससे टीचर क्या कर पाएगा, इससे टीचर जो भी बच्चे की थिंकिंग है, ठीक है ना, उसको अच्छे ढंग से ऑब्जर्व कर पाएगा, उसको करेक्ट भी कर सकता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, थिंक अलाउड प्रोटोकॉल इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा, यही बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संस्कृत इन इंडिया टुडे इज कि भाई जो संस्कृत है वो क्या है आज की, ठीक है। अगर हम बात करें भाषा के आधार पर, तो ये आज की क्या है, क्या ये मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज है, क्या ये भारतीय कह सकते हैं कि एक आधुनिक भाषा है, एंड अ क्लासिकल लैंग्वेज, क्या ये क्लासिकल लैंग्वेज भी है मॉडर्न भाषा के साथ साथ, या फिर एक धार्मिक लैंग्वेज है जिसको हम रिलीजियस लैंग्वेज कहते हैं, या फिर ये एक हिंदू लैंग्वेज है, या फिर ये एक मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज है, ठीक है ना, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है क्या, या फिर। तो आप अगर सही जवाब देना चाहें तो ये रिलीजियस लैंग्वेज तो है नहीं, ठीक है ना तो ये हिंदू लैंग्वेज है और ना ही ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है। तो इसका सही आंसर ये फर्स्ट ही क्यों है, और यहाँ पर हम इसके बारे में भी देख लेते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या बातें बताई हुई हैं। तो अगर हम बात करें संस्कृत के बारे में, तो ये मॉडर्न लैंग्वेज तो है ही, और साथ में ये क्लासिकल लैंग्वेज भी है। तो अगर आप अपने संविधान के, ठीक है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप 8th शेड्यूल में देखते हैं, ठीक है ना, तो 8th शेड्यूल में अगर आप देखेंगे तो आपको
जो भी 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना, 22 लैंग्वेजेस हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, और उसमें एक संस्कृत एक है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें क्लासिकल लैंग्वेज की, ठीक है ना, तो क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर 6 ऐसी भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज में दर्जा दिया गया है, और संस्कृत उसमें से एक है, ठीक है ना। तो संस्कृत उसमें से एक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारी भाषाएं हैं, तो ये आपका एक एग्जाम का पार्ट तो नहीं हो सकता, बट हमने ये याद रख लेना है कि जो 8वां शेड्यूल है हमारा, ठीक है ना, तो उसमें हमारी भाषाओं के बारे में दिया हुआ है, और टोटल भाषाएं कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। और यहाँ पर जो संस्कृत है, ठीक है, उन्हीं 22 भाषाओं में से भी है। और यहाँ पर जो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना, आपको यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज के भी बारे में भी पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर जो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत में भी उनमें से एक ही है, ठीक है। तो आपका ये जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि अ टीचर ऑफ क्लास 7th, कि यहाँ पर एक क्लास 7th का एक टीचर है, आस्क्स हर स्टूडेंट्स, कि उसने अपने बच्चों से पूछा, क्या पूछा, कि उन्होंने एक जो कहानी है, एक शॉर्ट स्टोरी है, रीड अ शॉर्ट स्टोरी एंड कम टू द क्लास, शी आस्क्ड देम टू डिस्कस द मेजर पॉइंट ऑफ द स्टोरी इन ग्रुप एंड प्रेजेंट देम टू द होल क्लास, व्हाट इज द रीडिंग नोन एज। तो यहाँ पर एक बच्चा था, ठीक है ना, 7वीं क्लास का, तो उसको यहाँ पर बात कही गई कि आपने क्या करना है, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर ये जो स्टोरी है इसको आपने ऊंचा एक हिसाब से ना पढ़ लेना है, ठीक है ना। अब पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने ना इस क्लास में आकर इन सभी को यहाँ पर समझाना है। तो ये कौन सी रीडिंग है, ठीक है ना, तो आपको ये बताना है। तो क्या ये रीडिंग विद पर्पस, तो क्या ये एक रीडिंग विद पर्पस है कि क्या आप किसी पर्पस के लिए रीडिंग कर रहे हैं, या फिर रीडिंग फॉर थिंकिंग, की सिर्फ आप एक थिंकिंग के लिए रीडिंग कर रहे हैं, या फिर ये एक्सटेंसिव रीडिंग है, या फिर ये इंटेंसिव रीडिंग है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग की, तो आप जरूर से ये सोच सकते हैं कि यार ये जो है ना, इनमें से ही कोई आंसर होगा, ठीक है ना। तो अगर आप देख पाएंगे कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अक्सर यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो अगर हम जितने भी क्लासेस देखेंगे तो आपको यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर से देखने को मिल ही जाएगा कि जो भी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और आपका जो आंसर है वो भी इन्हीं में से एक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सटेंसिव रीडिंग की, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। और हम ये भी समझ लेते हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग में होता क्या है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग थोड़ी सी मजे के लिए पढ़ी जाती है। तो अगर आप बात करें अखबारों की, मैगजीन्स की, कहानियों की, ठीक है ना, तो या फिर आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं, तो वो आप क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप बात करें मेनली, तो ये आप मजे के लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अखबार आप क्या, अगर आप चलो वो इन्फॉर्मेशन के लिए भी पढ़ते हैं, तो बट इन्फॉर्मेशन भी तो आप मजे के लिए ही देखते हैं। जैसे कि अगर आप टीवी की बात करें, ठीक है, तो टीवी आप क्या, अगर आप या फिर आपका कोई पर्पज होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने किताब पढ़नी है, ठीक है ना, तो क्या आप क्या करेंगे, क्या आप अपने पाठ्य पुस्तकें हैं, जो भी आपकी स्कूल की किताबें हैं या फिर कॉलेजों की किताबें हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट की किताबें, क्या आप उनको पढ़कर एंजॉयमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे यार ये तो बड़ी बोरिंग है। तो यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जो भी हमारी अखबार हो गया, मैगजीन्स हो गई, या फिर शॉर्ट स्टोरीज, तो अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो ये शॉर्ट स्टोरीज की बात कही जा रही है। तो ये मेनली बच्चों को ये ज्यादातर पढ़वाई जाती है, क्योंकि उनका जो रीडिंग हैबिट है, रीडिंग में जो इंटरेस्ट है, वो इनके कारण डेवलप हो जाता है। तो ये होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। अगर हम बात करें यहाँ पर इंटेंसिव रीडिंग की, तो ये इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग के बहुत ही ऑपोजिट होती है। तो जैसे कि अगर आप देख लेंगे सब्जेक्ट की किताबें पढ़ना, और यहाँ पर जो फॉर्मल होती है लैंग्वेज, ठीक है ना, यहाँ पर ज्यादा उसका प्रयोग किया जाता है, जो भी हमारी ग्रामर हो गई, ठीक है ना, तो उसमें इंटेंसिव रीडिंग में उसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। और एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में आपको उम्मीद है आपको ये फर्क पता लग गया होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ, तो आपको अभी की बात बतानी है कि भाई जो भी हमारे भारत में आज के हमारे करिकुलम में जो इंग्लिश है उसकी कौन सी प्लेस है। तो सेकंड लैंग्वेज है क्या ये अभी स्कूल के करिकुलम में, ठीक है। तो इन्होंने नॉट पूछा है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश की अभी यहाँ पर कौन सी प्लेस नहीं है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज की, तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश को आपने अक्सर सुना होगा कि सेकंड लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो अगर यहाँ पर नॉट नहीं लगा होता तो आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन था ये भी सही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 3 बातें ऐसी होंगी जो कि यहाँ पर सही होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक बात ही गलत होगी जो आपका सही आंसर होने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की, तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि भाई जो थर्ड लैंग्वेज है
इन द स्कूल करिकुलम। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये क्या है, इसको या फिर सेकंड या फिर थर्ड लैंग्वेज की तरह भी इसको ट्रीट किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की, मतलब कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, तो कई बार वहां पर इंग्लिश का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पर हमने ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जो कि इस जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो नॉट लगा है उसको यहाँ पर पूरा करता हो। तो यहाँ पर जो इंग्लिश है वो यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, तो यहाँ पर अभी इसको अंग्रेजी को अभी फर्स्ट लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है, तो ये बिल्कुल ही सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, तो ये नॉट है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का 5th क्वेश्चन है। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि बॉटम अप प्रोसेसिंग इन द लिसनिंग इज टू। तो ये जो बॉटम अप एक अप्रोच होती है, ठीक है ना, एक आपने देखा होगा कि एक बॉटम अप अप्रोच होती है, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच। तो आपको वही बताना है कि अगर हम बॉटम की बात करें, बॉटम अगर आप ये देखेंगे, आप ये इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है, जो मैंने एक इमेज नहीं, मैंने एक डायग्राम टाइप बनाई हुई है, तो ये आप देख पा रहे हैं। तो बॉटम अप अप्रोच क्या होती है कि नीचे से ऊपर तरफ जाना, ठीक है, मतलब ये कि इधर से ऊपर की तरफ जाना। और अगर हम बात करें यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच, तो टॉप डाउन का मतलब कि ऊपर से नीचे आना, तो यही मतलब हुआ ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बॉटम अप अप्रोच की, तो यहाँ पर जो भी हमें पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो पहले हम यहाँ पर एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर आंसर बताऊंगा। डिकोड द ओवरऑल मैसेज ऑफ द डिस्कोर्स एंड मूव डाउन द माइक्रो लेवल यूनिट्स की आप क्या करेंगे, आप पहले सारा मैसेज पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप सारा मैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पर आपका दिया होगा आप फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है इनकोड ऑल द साउंड फ्रॉम स्पीकर टू लिसनर, कि जो भी यहाँ पर साउंड्स है इनको आप समझने की कोशिश करेंगे, किससे, स्पीकर से लिसनर की तरफ। यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है यूज मल्टीपल वे टू डिकोड द मैसेजेस, कि आप बहुत सारे तरीकों को अपनाएंगे जो भी मैसेज है उसको समझने के लिए। या फिर फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है डिकोड मैसेजेस मूविंग फ्रॉम साउंड टू वर्ड्स, फ्रेसेस, क्लॉसेज एंड अदर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स टू द सेंटेंसेस। तो ये बिल्कुल ही सही आंसर है, क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो बॉटम अप अप्रोच होती है, ठीक है ना, तो बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जो भी, ठीक है ना, तो जो भी, जैसे कि पहले आप क्या करते हैं, पहले आपको अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, ठीक है ना, फिर आपको ये सिखाया जाता है कि भाई इनको प्रोनाउंस कैसे करना है, ठीक है ना, तो इसके बाद आपको क्या बताया जाता है कि इस वर्ड को कैसे बोलना है, वर्ड के बाद आपको फ्रेसेस जो होते हैं, उसके बाद जो क्लॉजेज होते हैं, और यहाँ पर जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना, तो आप इसमें इस तरह से समझते हैं, ठीक है ना। तो पहले आपको कुछ वर्ड्स, पहले आपको कुछ साउंड्स, वर्ड्स, क्लॉसेज, फिर उसके बाद सेंटेंस को आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई टॉप डाउन अप्रोच, तो ऑब्वियस ही बात है, तो आपका अगर एग्जाम होगा तो यहाँ पर तो लिखा है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है ना, तो यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच भी तो पूछा जा सकता है कि भाई उसमें क्या होता है। तो टॉप डाउन अप्रोच में ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने किसी क्लास में पोयम पढ़ाई, ठीक है, पोयम पढ़ाने के बाद क्या हुआ कि आप क्या करते हैं, पहले आप सारी पोयम पढ़ाते हैं, ठीक है ना, पोयम पढ़ाने के बाद आप फिर कोई पैरा उठाते हैं, जो होता है ना पैरा, एक जो भी कुछ लाइंस होती हैं, लाइंस उठाने के बाद आप एक लाइन पढ़ाते हैं, एक लाइन समझाने के बाद आप क्या करते हैं, उसके एक जो वर्ड होता है, ठीक है, आप उस वर्ड का मीनिंग भी समझाते हैं। तो आप, उम्मीद है आप इसको ना कोरिलेट थोड़ा सा जरूर से कर पा रहे होंगे, और आपका ये जो सही आंसर है वो भी आपको मिल पाया होगा। तो बॉटम अप अप्रोच आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ, क्या मतलब कि पहले आप छोटी छोटी इकाइयों से, आपको फोर्थ ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है कि पहले आप साउंड से वर्ड, वर्ड से फ्रेसेस, फ्रेसेस से क्लॉसेस, क्लॉसेस से जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वो। अगर हम वही बात करें किसकी, तो जो हमारा टॉप डाउन अप्रोच है, तो टॉप डाउन अप्रोच में पहले आप जो आपका पूरा पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ से आप जो भी पैरा है, ठीक है, जो कुछ पैरा के बाद कुछ लाइंस, लाइंस के बाद आप कह सकते हैं वर्ड, वर्ड के बाद आप उसको मीनिंग समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो व्हाट इज द फॉलोइंग स्ट्रेटजी नोन एज अ रीडिंग। तो यहाँ पर आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बतानी है, कौन सी, यहाँ पर आपको ये लिखी हुई है, द नेक्स्ट इज द रीड, द नेक्स्ट इज द रीड मोर स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे, स्लोली एंड इन द डिटेल, ठीक है, आपने धीरे धीरे पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि भाई गेट गिस्ट और ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट, कि आपने ना, मान लीजिए कि आप कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, आप उसको बड़े ही डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकदम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं कि भाई मुझे ना इसकी सारी जानकारी हो जाए। ओवरऑल यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने इस वर्ड को बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट, मतलब कि आपको, अगर आप यही क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, आपने एक बार इसको बड़े ध्यान से पढ़ा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आप इस क्वेश्चन को समझना चाह रहे हैं कि भाई इसमें लिखा क्या हुआ है, ये मांग क्या रहा है,
ठीक है ना। तो वही बात में आप समझाएंगे। तो इसी की बात यहाँ पर कही गई है कि भाई ये नीचे दिए गए जो भी यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं इनमें से ये कौन सा है। तो अब आपको ये भी पता लग जाना चाहिए कि भाई ये एक रीडिंग की टाइप है। तो मैं आपको बता दूं तो रीडिंग की टाइप यहाँ पर दो होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो होती है स्किमिंग और एक होती है यहाँ पर स्कैनिंग। तो मैंने अगर आपको ये बता दिया तो आप यहाँ पर एकदम से बता देंगे कि भाई इन दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि ये समराइजिंग क्या होता है। तो समराइजिंग आपको पता है ना क्या होता है कि कुछ का भी कोई भी यहाँ पर आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा और उसकी समरी निकाल दी, तो ये क्या है? समराइजिंग है। तो स्किमिंग भी कुछ इस तरह की होती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि आप, तो इसका मैं आपको सही आंसर ही बता दूं तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये कैसे इसका सही आंसर है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। स्किमिंग होती क्या है? तो स्किमिंग एक रीडिंग की टाइप है जिसमें आप किसी भी शब्द को, किसी भी पैराग्राफ को एकदम से धीरे धीरे, और वहां पर जो ओवरऑल जो आपका एक जर्नल जो होता है ना, कि जर्नल ओवरव्यू होता है, वो आप समझने के लिए उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। या फिर आप जो जर्नल, वो कोई कहानी है, आप देखना चाहते हैं कि भाई इस पैराग्राफ में कहानी बन कैसे रही है, क्या लिखा हुआ है इसमें, तो उसको आप समझने के लिए आप स्किमिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम स्किमिंग कहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर स्कैनिंग की, तो स्कैनिंग क्या होती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर कह दिया गया कि आपने ना ये एक स्पेशल जो वर्ड है वो आपने ढूंढना है। तो वो आप क्या करेंगे कि एक स्पेसिफिक डिटेल बता दी गई, या फिर आपको कह दिया गया कि भाई आपका एग्जाम कब है, आप इस नोटिस को पढ़कर बताएं। तो आपका क्या होगा ध्यान कि भाई आप ना उसको पढ़ने के बाद आप सिर्फ उसी बात पर आपका ज्यादा फोकस होगा कि वो जो एग्जाम है वो कब है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक डिटेल के लिए आपने इस वर्ड को एकदम से मन में बैठा लेना है कि एक स्पेसिफिक डिटेल के लिए अगर आपने पढ़ना है तो उसको हम कहते हैं स्कैनिंग, कि आपने ऊपर ऊपर से उसको भी पढ़ना है बट आप किसी स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें स्लोली एंड डिटेल में, आप किस लिए पढ़ रहे हैं? ओवरऑल साइंस ऑफ द टेक्स्ट, कि आप ओवरऑल साइंस ऑफ द टेक्स्ट के लिए आप क्या करते हैं? स्किमिंग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। स्कैफोल्डिंग आपको पता ही है, स्कैफोल्डिंग का तो इस क्वेश्चन से ही लेना देना नहीं था, तो आपको याद भी होगा स्कैफोल्डिंग क्या था, कि जब भी हम किसी बच्चे को या फिर किसी को भी एक टेम्पररी हेल्प दी जाती है ना, जैसे कि एक साइकिल चलानी है किसी बच्चे को, तो उसके बैक से वहां पर थोड़ा सा हाथ लगा दिया जाता है, हाथ रख दिया जाता है कि बच्चा गिर ना पाए, तो उसको एक टेम्पररी एक हेल्प दी जाती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि अ टीचर आस्क हर लर्नर ऑफ अ क्लास 7th टू रेफर टू द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंड द थीम विच कैन कनेक्ट विद द लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर अ राइटिंग एन ऐसे। तो यहाँ पर एक टीचर है, ठीक है ना, यहाँ पर टीचर क्या है? अपने एक जो भी यहाँ का एक विद्यार्थी है, ठीक है ना, क्लास 7th का एक विद्यार्थी है, तो वो ना क्या कर रहा है? हिस्ट्री की किताब है उसके पास, तो उसको यहाँ पर कहा गया कि भाई तुमने क्या करना है, जो थीम होती है, ठीक है ना, आपने ना थीम विच कैन बी कनेक्टेड विद इंग्लिश लैंग्वेज, कि आपने इसमें से क्या करना है कि भाई एक थीम निकालिए जो कि इंग्लिश भाषा से संबंध रखता हो, टेक्स्ट फॉर अ राइटिंग एंड ऐसे, कि जो आपका इंग्लिश में जो आपने पैराग्राफ लिखना है, जो भी लेख रचना करनी है, उससे कुछ संबंधित हो। तो ये क्या है, ठीक है ना, तो क्या ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, या फिर लैंग्वेज इन लर्निंग है, या फिर ये लैंग्वेज एंड हिस्ट्री इंटीग्रेटेड लर्निंग, या फिर लैंग्वेज एंड सोशल साइंस लर्निंग। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं तो ये अगर आप देख पाएंगे तो ये इसमें जो टीचर कहना क्या चाह रहा है कि भाई जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, कि करिकुलम में तो आपके ये ऑलरेडी दिया गया है ना, कि आपके जो भी आपकी जो एसएसटी है, तो उसमें से आपने थीम खुद ही निकालना है बच्चे ने। तो ये लैंग्वेज सीखी जा रही है किसके माध्यम से? अक्रॉस द करिकुलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल है, लैंग्वेज इन लर्निंग, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज में हम कहाँ से लर्निंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों इंटीग्रेटेड है लर्निंग के लिए, तो ऐसी बात नहीं है यहाँ पर, है ना, ये भी गलत हो जाएगा। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि लैंग्वेज एंड सोशल साइंस लर्निंग, ठीक है ना, तो ये भी यहाँ पर ऐसी बात भी नहीं है। तो यहाँ पर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इसकी बात कही जा रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर 143, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा आज का 7th क्वेश्चन। तो मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन, कि जो आपको मल्टीलिंगुअलिज्म का पहले आपको अर्थ मालूम होना चाहिए कि भी मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म की अगर हम बात करें कि जो बहुभाषी होता है, ठीक है ना, जो बहुभाषी मतलब कि बहुत सारी भाषाएं बोलता हो। तो यहाँ पर आपकी क्लास में देखा आपने बच्चे, आपकी क्लास में बच्चे पंजाबी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आप उनको कैसे डील करेंगे? आप इस बात को कैसे ले सकते हैं अपने दिमाग में, ठीक है ना। तो इसका रिसोर्स, ठीक है, संसाधन के रूप में आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ द लर्नर एज अ स्ट्रेटजी इन
स्कूल के आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस के आप बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर प्रमोटिंग ऑफ लैंग्वेजेस थ्रू कंटेंट लर्निंग कि जो भी आपकी भाषाएं हैं उसको कंटेंट लर्निंग के थ्रू आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस इन द स्कूल। तो क्या ये हो सकता है इसका आंसर? तो आपने बड़े ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़ना है और यहाँ पर ऑप्शंस को देखना है। तो अगर हम बात करें मल्टीलिंगुअलिज्म की, तो यहाँ पर इसको रिसोर्स के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि जो यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ द लर्नर एज अ स्ट्रेटेजी, कि आप इसको स्कूल में ऐसे एक स्ट्रेटेजी की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी आपकी भाषाएं हैं, ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो उनको एक स्ट्रेटजी कि उनको एक रिसोर्स के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस में से ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अगर हम बात करें टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस की, यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। भाषाएं तो हम सीख रहे हैं, बट ये तो सिर्फ लिमिटेड सी बात कह दी है ना उन्होंने। तो यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी की बात कही जा रही है कि भाई एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे टीचर्स और उसके थ्रू जो भी है मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया जाएगा। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि कंटेंट लर्निंग को यहाँ पर प्रमोट दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या कंटेंट की लर्निंग करेंगे। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में कहा जा रहा है कि लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस की, भाई बहुत सारी भाषाएं आपने लर्न करनी है, ठीक है ना। तो ये बात भी गलत हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मैच द टाइप्स ऑफ राइटिंग विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कैटेगरी। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। पर्सनल राइटिंग दिया हुआ है, स्टडी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग एंड पब्लिक राइटिंग। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो भी ये राइटिंग्स अलग अलग प्रकार की दी हुई हैं, तो यहाँ पर सही इसका मैचिंग करना है। तो पर्सनल राइटिंग क्या होता है? लेटर ऑफ कंप्लेंट, डायरी राइटिंग, साइनोप्सिस राइटिंग, या फिर ट्रैवलॉग। तो ये भी हम समझेंगे कि ये होते क्या क्या हैं और यहाँ पर इसका कहीं कौन सा सही आंसर होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पर्सनल राइटिंग की, तो ये पर्सनल राइटिंग क्या होती है? पर्सनल राइटिंग जैसे कि अगर आप डायरी लिखते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑप्शन में भी है कि जो भी आप क्या कर रहे हैं, डायरियाँ आपने लिख दी, या फिर आपने कोई और नोट्स बना लिए, या फिर मान लीजिए कि कुछ पर्सनल आप अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ बातें लिख रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक पर्सनल राइटिंग है। तो इसका फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें बी का, स्टडी राइटिंग, तो स्टडी राइटिंग क्या होता है? ये कह सकते हैं कि ये साइनॉप्सिस राइटिंग है। तो साइनॉप्सिस राइटिंग होता क्या है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे एक समरी टाइप लिख दी जाती है, ठीक है ना, समरी या फिर कोई एक्सप्लेनेशन या फिर कोई स्टोरी लिख दी गई, तो ये क्या है? ये एक स्टडी राइटिंग है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी का क्या हो जाएगा? थर्ड। तो यहाँ पर अब बात कही जा रही है क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है? एक ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग क्या होता है कि जो भी जैसे कि मान लीजिए नेचर की जो एज अ नेचर, जैसे नेचर पर कोई कविता लिख दी गई, या फिर हम आसपास कभी भी घूमते रहते हैं, तो आपने देखा भी होगा बहुत सारे यहाँ पर राइटर हैं जो एक जगह से दूसरी जगहों पर जाते हैं और वहाँ पर वो किताबें लिख देते हैं, तो वो क्या है, या फिर अपने जीवन का ब्यौरा लिख देते हैं, तो ये क्या है? ये सभी ट्रैवलॉग इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रिएटिव राइटिंग में आता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पब्लिक राइटिंग की, तो पब्लिक राइटिंग क्या हो सकती है? जैसे कि लेटर ऑफ कंप्लेंट, कि आपने मान लीजिए आपके इलाके में पानी नहीं आ रहा, तो आपने क्या किया? एक कंप्लेंट लेटर लिख दिया कि भाई हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा, आप जल्दी जल्दी से पानी की सुविधा हमें प्रोवाइड करवाएं। तो यहाँ इसका जो डी का है वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ऑप्शन में देखना है कि फर्स्ट का सेकंड कौन सा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यहाँ का ए का क्या आ रहा है? सेकंड आ रहा है। बी का क्या यहाँ पर आना चाहिए? बी का यहाँ पर थर्ड आना चाहिए, ये भी आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में। सी के ऑप्शन में क्या आना चाहिए? फोर्थ आना चाहिए, ये भी यहाँ पर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर डी में देखें तो यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा 10th क्वेश्चन है। अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स, कि एक टीचर है यहाँ पर, एक अध्यापक है, शिक्षिका है, यहाँ पर अपनी क्लास को उन्होंने ना ग्रुप्स में बांट दिया है, ठीक है ना, जैसे कि 5-5 के ग्रुप में या फिर 6-6 के ग्रुप में। और इन्होंने यहाँ पर एक इनको थीम दे दी है, मतलब कि कोई टॉपिक दे दिया है किसी ग्रुप को, ठीक है ना। अब ग्रुप को क्या करना है? यहाँ पर ग्रुप को यहाँ पर जो जानकारियां हैं वो इकट्ठी करनी है और यहाँ पर जो भी वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, रिपोर्ट्स उन पर लिखनी है। अब इसके बाद आपको ये बताना है कि ये एक्टिविटी जो भी करवाई जा रही है ये क्या है, ठीक है ना, आपको ये बताना है। तो क्या ये प्रोजेक्ट वर्क है? तो प्रोजेक्ट वर्क के बारे में आपको ये भी तो पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट होता क्या है। क्या ये राइटिंग वर्क है? तो यहाँ पर क्या ये सिर्फ राइटिंग का काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये कितनी सारी यहाँ पर चीज़ें करेंगे, ठीक है ना। तो क्या ये एक रिसर्च है? तो क्या यहाँ पर बच्चे जो भी हैं, जो भी इनको काम दे दिया गया कि भाई आपने यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जाना है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो ये क्या सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रिसर्च नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सीख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो ये रिसर्च तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या ये असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट भी कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सभी को यहाँ पर काम दिया गया है, इनको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क की, तो प्रोजेक्ट वर्क होता क्या है, तो प्रोजेक्ट वर्क में अक्सर आपने देखा होगा कि भाई जितने भी बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर ग्रुप बना दिए जाते हैं, ग्रुप बनाकर उनको यहाँ पर जो भी एक स्पेसिफिक टास्क होता है या फिर एक थीम होता है वो दे दिया जाता है कि आपने ये टास्क आपके द्वारा ये हो जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स, तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि प्रोसेस आपने क्या करना है कि आपने कुछ लिखना है, मान लीजिए कि आपने नोट्स बनाने हैं, तो उसमें प्रोसेस कौन कौन सी लगती है, ठीक है ना, तो आपने वही बताना है। तो क्या ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है या फिर राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड फाइनल राइटिंग, तो क्या ये होती है, या फिर आउटलाइनिंग, रिवाइजिंग एंड राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, तो क्या ये होता है, या फिर राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट कि पहले आप लिखेंगे फिर उसको रिवाइज करेंगे और बाद में डेवलपिंग द फाइनल ड्राफ्ट कि जो अब बाद में उसको जो ड्राफ्ट होगा उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, या फिर आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग। तो यहाँ पर एक आप वर्ड देख पा रहे होंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग में यहाँ पर बड़ा वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो ब्रेन जो स्टॉर्मिंग का ये जो थ्योरी है, ये जो मेथड है, ये ऑसबर्न के द्वारा दी गई थी। आप इसको याद कर सकते हैं किनके द्वारा, OSBURN, ऑसबर्न, ऑसबर्न के द्वारा ये दिया गया था क्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मेथड। तो इसमें क्या बातें होती हैं कि आपने ना कुछ भी लिखने से पहले आप क्या करेंगे कि अपने माइंड को ना रिफ्रेश करेंगे और बहुत सारे जो आइडियाज होंगे उनको या फिर लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम दे दी गई, ठीक है ना, प्रॉब्लम देने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर आइडियाज हैं उनको अपने दिमाग में लाएंगे और सभी को यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये क्या होता है, ये इसी को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि बहुत सारे जो आइडियाज होते हैं उनको आप अपने दिमाग में लेकर आते हैं, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। तो मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ये आपको जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्यों सही है मैं आपको ये बताऊंगा। तो इसका सही आंसर यही है। तो यहाँ पर बाकी सारा गलत ऑप्शन देखने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो मैं आपको अगर ये बता दूंगा तो आपको ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब है कि जो भी आप आइडियाज होंगे उनको यहाँ पर पहले अपने दिमाग में लाएंगे, उनको लाइन लिखेंगे, ठीक है। अब लिखने के बाद आप उनकी आउटलाइनिंग करेंगे, ठीक है ना। आउटलाइनिंग मतलब कि आप उनको थोड़ा सा ध्यान में लिखाएंगे कि अच्छा ये बातें मैंने लिख ली हैं। अब इसको बाद आप क्या करेंगे, ड्राफ्ट रिवाइजिंग, कि आप उसको ना एक बार और रिवाइजिंग करेंगे, ठीक है ना, एक बार फिर से पढ़ेंगे। उसके बाद आप एक बार फिर से प्रूफ रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। प्रूफ रीडिंग मतलब कि एक बार आप उसको बड़े ध्यान से देखेंगे कि भाई मैंने लिखा क्या है, और बाद में, ठीक है, ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग, कि बाद में आप उसको पूरा अच्छे ढंग से तैयार कर देंगे कि भाई हाँ हमने ये जो लिखने का जो प्रोसेस थी वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल ही सही आंसर है। तो आपको ये भी समझ आना चाहिए था कि भाई जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ये सबसे पहले वाला टास्क होता है। फाइनल राइटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि फाइनल राइटिंग यहाँ पर बाद में की है इन्होंने, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो इसी हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन भी आपका थोड़ा सा सही हो सकता था, बट आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा है राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, ठीक है, ये सारे काम तो इन्होंने किए ही नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकस ऑन, कि जो यहाँ पर आपकी कंटिन्यूअस असेसमेंट है ये कौन सी बातों पर फोकस करती है, इनको हम ध्यान से देखेंगे। इनफॉर्मल असेसमेंट या फिर इनफॉर्मल एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव, कि यहाँ पर जो हमारी कंटिन्यूअस असेसमेंट है, ठीक है ना, तो ये क्या होती है, या फिर आउटकम एंड अचीवमेंट बेस्ड असेसमेंट या फिर फॉर्मल असेसमेंट। तो क्या ये इनफॉर्मल असेसमेंट होती है या फिर इनफॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमने इसको सीडीपी में भी देखा था कि जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होती है, सीसीई जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या होती है कि भाई उसमें आपको इनफॉर्मल एंड जो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट होती हैं वो दोनों ही यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सी होती है, समेटिव असेसमेंट कौन सी होती है, तो अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको रेगुलर फीडबैक दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज आपका क्लास में टेस्ट ले लिया गया, ठीक है ना, तो क्लास में टेस्ट लेने के बाद आपको टीचर्स ने बताया कि अच्छा भाई आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, आप यहाँ पढ़िए, और बाद में जो इन्हीं सबका जो समेशन होगा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके 2 टेस्ट लिए गए, उसके बाद आपको पता है ना जो सेमेस्टर सिस्टम है, जैसे कि
या फिर साल में जो 2 परीक्षाएं होती हैं उसको समेटिव एसए 1 और एसए 2 कहा जाता है। तो जो एसए 1 हुआ, ठीक है, एसए जो 1 हुआ उसमें क्या कहा गया भाई, वो क्या है, वो एक समेटिव असेसमेंट है, ठीक है ना। तो उसमें आपका एक पेपर लिया गया, तो उसमें वही सारी बातें पूछी जाएंगी जो आपके फॉर्मेटिव, जो आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपको फॉर्मेटिव टेस्ट में पूछी गई थी। तो फॉर्मेटिव टेस्ट में आपको जो रेगुलर जो फीडबैक है वो दिए जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट में फोकस क्या किया जाता है कि जो फॉर्मेटिव और जो समेटिव असेसमेंट है इन दोनों पर ही ध्यान दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द बिल्कुल राइट है। अब हम चलते हैं यहाँ के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर इन्होंने प्री रीडिंग की बात कही है कि भाई प्री रीडिंग होती क्या है, एक्टिविटी इन द क्लास इज टू, कि जो प्री रीडिंग की जाती है वो क्यों की जाती है। तो क्या ये कनेक्ट लर्निंग विद वन अनदर, कि भाई जो भी यहाँ पर लर्नर्स हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए की जाती है, या फिर एनेबल लर्नर टू नो अबाउट द स्टोरी विच दे वुड रीड अहेड, कि यहाँ पर जो भी लर्नर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो भी यहाँ पर आपको जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर पाएं कि भाई नो अबाउट द स्टोरी, कि भाई कहानी के बारे में जान सकें और उसके आगे पढ़ सकें। कि या इसलिए की जाती है या फिर ऑल ऑफ अबव, कि ये दोनों या फिर ये जो सारे सही हैं, या फिर कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विद द व्हाट शी लर्न्स इन द रीडिंग टेक्स्ट। तो क्या ये होगा। तो दोस्तों अगर आपने टीपी का आपने नाम जरूर सुना होगा, टीचिंग प्रैक्टिस। तो अगर आप प्यूपल टीचर हैं, ठीक है, और आप सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस लगी होगी, तो वहां पर आपको ना एक पीके टेस्टिंग का एक टाइप का कुछ दिया जाता है कि आपने क्या करना है कि जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है वो चेक करनी है। तो ये क्यों की जाती है कि भाई आप उसके हिसाब से ही बच्चों को आगे पढ़ा पाएं, ठीक है ना। तो प्री रीडिंग में भी यही मतलब है कि कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, की जो भी उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ उसको कनेक्ट किया जा सके कि भाई उसने जो भी पहले पढ़ा था रीडिंग टेक्स्ट में वो क्या पढ़ा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो कि 4th है वो बिल्कुल ही सही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर पेडागोजिकल ग्रामर्स की बात कही जा रही है कि भाई पेडागोजिकल जो ग्रामर होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर ग्रामर फॉर टीचर्स होती है, या फिर ग्रामर इन कंटेक्स्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट विद रियल लाइफ कंटेक्स्ट। तो क्या ये होगा, या फिर ग्रामर विद फॉर्मल रूल्स टू बी अप्लाइड वाइल राइटिंग, क्योंकि आपको ग्रामर के जो भी रूल्स हैं वो फॉर्मल ऐसे रूल्स हैं जिनको आपने राइटिंग के टाइम पर इंप्लाई करना है, या फिर ग्रामर्स ऑफ पेडागोजी की आप ये ग्रामर्स पेडागोजी की है। तो आप इस बात का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ग्रामर की बात नहीं की है, ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पर पेडागोजिकल ग्रामर की बात कही है, ठीक है ना, पेडागोजिकल ग्रामर की यहाँ पर बात कही है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन नंबर आपको 2 देख पा रहे हैं, ग्रामर इन अ कंटेक्स्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट विद रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, कि आपको जो भी रियल लाइफ में जो भी आप बातें देख पाते हैं इनको आप कनेक्ट कर पाएं, ठीक है ना। तो पेडागोजी आपको क्यों सिखाई जाती है कि भाई आप ना बच्चों की जो भी डेवलपमेंट स्टेजेस हैं उनको समझ सकें, और बच्चों को जो भी आपने अपना टीचिंग लर्निंग जो मेथड है उसको अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएं। तो इसीलिए तो आपको पेडागोजी आपके सिलेबस में रखी जाती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंटेक्स्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट विद द रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका बिल्कुल सही है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट आर दिस वर्ड्स नोन एज। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि ये क्या है, ठीक है। तो द, ऑफ, एंड, ए, टू, दैट, इट, विद, बट, दे, शी, ही। तो आपने अक्सर ये वर्ड्स देखे भी होंगे आपने सेंटेंस में। तो ये कौन से वर्ड हैं, क्या ये फॉर्म्स वर्ड हैं, यूज वर्ड्स हैं, अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, या फिर साइट वर्ड्स हैं। तो क्या ये फॉर्म्स वर्ड हैं, अनइम्पॉर्टेंट वर्ड ये तो बिल्कुल ही गलत है यहाँ पर लग रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यूज वर्ड्स का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इररिलेवेंट सा ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्म वर्ड भी नहीं है। इसका सही आंसर साइट वर्ड है। कैसे है मैं आपको ये बता देता हूँ। साइट वर्ड्स होते कौन से हैं, तो साइट वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप देखकर, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि कोई भी अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो पैराग्राफ में अगर आप इन वर्ड्स को देखते हैं तो आप उनको रीड नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होता है, आप 3 सेकंड में ही उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई एक बड़ा सा वर्ड आ गया, ठीक है, जैसे कि साइमल्टेनियसली वर्ड आ गया, एक साइमल्टेनियसली एक वर्ड है, ठीक है ना। तो ये वर्ड जैसे कि क्रमबद्ध, इसको हिंदी में क्रमबद्ध कहते हैं, तो ये वर्ड आ गया, आप क्या करेंगे, आपको ये पता होगा कि हाँ भाई वहां पर क्या लिखा हुआ है, आप कम से कम उसके सभी स्पेलिंग देखेंगे। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ उसको ना एकदम से देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये वाले वर्ड हैं। मतलब यही ना कि आप ये सिर्फ साइट वर्ड्स हैं, आप इनको पढ़ते नहीं है बार बार, तो एक बार आप देखते ही समझ जाते हैं कि भाई इसमें ये बात लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम साइट वर्ड कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला सेशन बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये आपके सीटेट के लिए, कोई भी अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा।
अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।